हमने यहां तक किया था कि देर आर टू काइंड ऑफ बैलेट। बैलेट की दो किस्में होती हैं, है ना। अब देखिएगा, वहीं से कंटिन्यू करेंगे। नॉर्दर्न बैलेट क्या होती है? किसे कहते हैं? देखो मैं लिख रहा हूं। हाँ, इसका द नॉर्दर्न बैलेट बिलोंग्स टू नॉर्थ इंग्लैंड। इसका ताल्लुक नॉर्थ इंग्लैंड से, ठीक है ना। एंड इट इज sung या इट नरेट्स, lyrically narrates, lyrically narrates some folk story। इसमें कोई ना कोई फोक स्टोरी नरेट की जा रही होती, सुनाई जा रही होती है, लिरिकली यानी गा गा के, ठीक है। लूसी ग्रे ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ is a famous northern ballad which is presented in our टेक्स्ट बुक। हमारी टेक्स्ट बुक में जो नॉर्दर्न बैलेट प्रेजेंट की गई है, पेश की गई है, वो विलियम वर्ड्सवर्थ की है, जिसका नाम है लूसी ग्रे, ठीक है। अच्छा, अब आइए, नंबर 2 है सदर्न बैलेट। सदर्न बैलेट क्या होती है? द सदर्न बैलेट बिलोंग्स टू साउथ इंग्लैंड। इसका ताल्लुक साउथ इंग्लैंड से। एंड इट इज sung in praise of some nobleman। ये किसी न किसी नोबलमैन की तारीफ में गाई जाती है। इस वाली सिन्फ को हम उर्दू में कहते हैं कसीदा, जो किसी की तारीफ में गाया जाता है, ठीक है ना। एन एनोनिमस सदर्न बैलेट the abbot of Canterbury is presented in our text। हमारी टेक्स्ट बुक में जो प्रेजेंट की गई है
सदर्न बैलेट वो क्या है? दी एबॉर्ड ऑफ कैंटरबरी, एनोनिमस, ठीक है। अच्छा, बैलेट्स ज़्यादातर एनोनिमस ही मिलेंगी आपको, जो ओरिजिनल बैलेट्स हैं शुरू के ज़माने की, क्योंकि बैलेट्स जो है ना, उनमें पोएट का नाम कोई नहीं पूछता था भाई। किसी बादशाह के दरबार में, किसी शहजादे के सामने, किसी लॉर्ड या ड्यूक के दरबार में उसकी तारीफ़ों में कसीदे गाए जा रहे हैं और लोग वाह वाह कर रहे हैं, तो उसमें शायर कौन है, उसका किसने लिखी है, ये अहमियत नहीं रखती बात, ठीक है ना। बल्कि अक्सर तो ये होता था कि उस बैलेट में सिर्फ किंग का नाम या लॉर्ड का नाम चेंज कर दिया जाता था, पूरी बैलेट कॉपी कर ली जाती थी। जैसे शादी ब्याह के गीत में होता है ना कि दूल्हा और दुल्हन का नाम चेंज कर देते हैं, पूरा गाना वही रहता है। आज इसकी शादी में गा लिया, कल उसकी शादी में गा लिया, गाना वही है, सिर्फ दूल्हा दुल्हन का नाम चेंज कर दिया ना। तो इसी तरह से बैलेट्स में हुआ करता था। तो जाहिर है कि ये इतना ज़्यादा कॉमन चीज़ थी कि इसे पोइट्री का, लिटरेचर का हिस्सा समझा ही नहीं जाता था, अहमियत ही नहीं दी जाती। ठीक, 19th सेंचुरी में विलियम वर्ड्सवर्थ ने बैलेट्स लिखी खुद, तब बैलेट्स को इंग्लिश लिटरेचर का हिस्सा माना गया, वरना 19th सेंचुरी से पहले की जो बैलेट्स हैं ज़्यादातर एनोनिमस हैं। और उसकी वजह यही है कि शायर की कोई अहमियत नहीं होती थी बैलेट्स लिखने वाले की, और बैलेट्स को लिटरेचर में कोई अहमियत दी भी नहीं जाती थी, ठीक है ना। ऑर्डिनरी पोइट्री समझा जाता था इसे, ठीक। उतार लें इसको। अब देखें, आपके पास पूरे 5 नंबर का जवाब बन गया है, व्हाट इज अ बैलेट, है ना, एंड विच बैलेट्स आर प्रेजेंट इन योर टेक्स्ट बुक। तो आप पूरा कंप्लीट आंसर, जहाँ से बैलेट की डेफिनेशन लिखी थी हमने वहाँ से लेकर यहाँ तक कंप्लीट आंसर है ये 5 नंबर का, ठीक, सेक्शन बी के लिए, पेपर के सेक्शन बी के लिए, ठीक है। उतार लें इसको, फिर से आगे चलते हैं जनाब, जल्दी उतारो, बैलेट हो गई। अब देखो, इसके बाद जो जॉनर हम पढ़ेंगे वो कौन सी है? एपिक। देखो, लिरिक हो गया, सोनेट हो गया, एलिजी समझा दिया, ओड, ओड नहीं बताया, एलिजी और ओड पहले बताया था, छोटी छोटी बातें हैं। एलिजी जो है ना बेटा, ये बिल्कुल ऐसे है जैसे उर्दू या अरबी शायरी में मरसिया है। हम कहेंगे एलिजी को उर्दू में क्या कहते हैं? मरसिया कहते हैं। अच्छा, मरसिया किसी की भी मौत पर या किसी गमनाक वाक़े पर, पुरसोज वाक़े पर जो है मरसिया कहा जाता है, ठीक है ना। अब अरब में सबसे कदीम सिन्फ शायरी की कसीदा और मरसिया है। तो वहाँ जंगों के अंदर जो लोग मर जाते थे और उनकी याद में जो है वो फिर मरसिये लिखे जाते थे, ठीक। अच्छा, हमारे यहाँ ये रिवाज कहाँ से आया? तो मीर अनीस जो था वो इसके बानियों में से था, और मीर अनीस के मुकाबले की मरसिया गोई किसी और ने नहीं की आज तक उर्दू अदब में। तो वाक़या जो है पुरसोज वाक़या, वो करबला का वाक़या है ना, तो उसी पर मरसिये लिखे जाते हैं सिर्फ हमारे यहाँ। लेकिन ये कोई कैद नहीं है, आप किसी भी पुरसोज वाक़े पर मरसिया कह सकते हैं, ठीक है, राइट। मरसिया जो है पुरसोज शायरी है, लिरिकल होती है, यानी इसमें वही सारी चीज़ें, क्वालिटीज़ मिलेंगी जो एक पोइट्री में मिलती हैं आपको। तो एलिजी इज अ लिरिकल पोम एक्सप्रेसिंग सॉरो ओवर द डेथ ऑफ अ लवेड वन। ये लवेड वन है, लव्ड वन नहीं है, एडजेक्टिव है। लवेड पढ़ते हैं इसको, लव नहीं पढ़ते, ठीक है। लवेड वन का मतलब चाहने वाला, किसी चाहने वाले की मौत पर मरसिया कहा जाता है। इंग्लिश लिटरेचर में भी ऐसा ही है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ आ गई ओड। ओड क्या है भाई? ओड हमारे यहाँ उर्दू में भी लिखी जाती है नज़्म की शक्ल में। ओड जो है, इसे ओड भी पढ़ते हैं, और पुरानी इंग्लिश में इसे ओडे पढ़ते थे, ठीक है ना, ओडे। लेकिन अब इसको ओड पढ़ते हैं, राइट। और बड़े मशहूर मशहूर ओड्स लिखे हैं, जॉन कीट्स ने भी, शेले ने भी, वर्ड्सवर्थ ने भी। जैसे
ओड टू द नाइटिंगेल है या ओड टू द वेस्ट विंड है, ठीक है ना। ओड कहते किसे? बेटा ऐसी नज्म है जिसमें किसी बेजान चीज या किसी ऐसी चीज जिसके सुनने या बोलने की सलाहियत ना हो, हम उससे ऐसे मुखातिब होते हैं जैसे वो हमारी बात सुन रही, जैसे हवा से बात कर रहा है। ओ टू द वेस्ट विंड, तो वेस्ट विंड क्या है? मगरिब से चलने वाली हवाएं। अब वो हवाओं से बात कर रहा है, अय मगरिब से चलने वाली हवाओं मैं तुमसे कहता हूं। अब हवाएं सुनती है किसी की बात? नहीं ना, लेकिन वो लिख ऐसे रहा है। ओड टू द नाइटिंगेल, जॉन कीट्स मशहूर ओड है, उसमें वो बुलबुल से मुखातिब है, बुलबुल से बातें कर रहा है। हालांकि बुलबुल ना तो वो सुनेगा ना उसको, मतलब आप एक बुलबुल से बातें कर सकते हैं, जवाब आएगा या वो आपकी बात समझेगा? नहीं ना, नहीं। लेकिन ऐसी शायरी जिसमें आप किसी ऐसी चीज़ से बात कर रहे हो, ठीक है ना, राइट। जैसे मैं अपने इस कलम से बातें शुरू कर दूं, ए मेरे कलम तूने मेरा बहुत साथ दिया है ना। तो अब ये नज़म जो होगी वो क्या होगी? ये ओड होगी, क्योंकि मैं एक ऐसी चीज़ से मुखातिब हूँ जो, अब देखो यहाँ पे क्या इन्होंने डेफिनेशन लिखी है ओड की। ओड इज ऑल्सो काइंड ऑफ लिरिकल पोम, तो लिरिकल पोम तो है ये, यूजुअली रिटन इन द फॉर्म ऑफ एन एड्रेस, जैसे आप एड्रेस कर रहे हैं, मुखातिब है। कॉमनली ग्लोरीफाइंग एन इवेंट और इंडिविजुअल, किसी वाक़े या किसी शख्सियत को ग्लोरीफाई करने के लिए लिखी जाती है। बस ये थोड़ी सी इनसे गलती हो गई, ओड के अंदर ये नहीं होता किसी इवेंट को या किसी पर्सन को ग्लोरीफाई करने के लिए लिखी जाए। ओड जो है एड्रेस है, एड्रेस टू एन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट, बेजान चीज से आप मुखातिब, ठीक है ना। लिख लें आप एड्रेस के आगे लिख लें एड्रेस टू, नहीं बस डेफिनेशन बुक में जो लिखी है उसी में एड्रेस के आगे लिख लें एड्रेस, जहां लिखा है ना उसके बाद आप ये ऐड कर लें बीच में, टू एन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट, इन ह्यूमन और इनएनिमेट ऑब्जेक्ट, इन ह्यूमन और इनएनिमेट ऑब्जेक्ट, यानी किसी ऐसे ऑब्जेक्ट से एड्रेस कर रहे हैं आप जो इंसान नहीं है या जो जानदार भी नहीं है ना, राइट। इसको कहते हैं ओड। अब वो किसी को ग्लोरीफाई करने के लिए हो या ना हो, इट डजंट मैटर। डेफिनेशन गलत लिखी है बुक में, ठीक है, इसको सही कर लो। हमारे चैंपियन लोगों ने लिखी हैं डेफिनेशंस, जिन्होंने किताब लिखी है मिल जाए एक दफ़ा, उनकी खातिर तवाज़ो करने का दिल चाहता है। यानी आपकी बुक का जो पहला चैप्टर है, क्या नाम है उसका, जरा देखना, फर्स्ट चैप्टर प्रोज में पहला ही चैप्टर है, क्या लिखा है? कायद ऑन 11 अगस्त 1947, हेडिंग है ना ये? पहली गलती, पहली गलती क्या लिखा है? कायद ऑन 11 अगस्त 1947, पहली गलती, यहां दी लगे। जब टाइटल विदाउट नेम आता है तो दी लगाना पड़ता। दूसरी गलती, पहली लाइन पढ़ो, लिखा है द कायदे आजम मोहम्मद अली जिना, है ना, और आगे भी कुछ लिखा है ना। दूसरी गलती, यहां दी नहीं आएगा क्योंकि नाम साथ में आ गया है। हम मैट्रिक में पढ़ाते हैं बच्चों को, बेटा अगर टाइटल अकेला हो तो दी लगेगा और साथ में नाम भी लिखा हुआ है तो दी नहीं लगेगा। यहाँ दोनों गलतियां माशाल्लाह से की हुई। लिखने वाले लोग माशाल्लाह बड़े पहुंचे हुए लोग हैं। और कौन लिखने वाले हैं?
ये यूट्यूब के ज़रिए मेरा मैसेज पहुंचेगा उन तक इंशाल्लाह, और थोड़ी शर्म आएगी उन्हें। रिव्यू कितने, नहीं रिव्यू करने वाले लोगों के नाम तो पढ़ो ना, रिव्यू करने वालों के नाम मैं पढ़ रहा हूं बेटा, शर्म आनी चाहिए। और इसे कहते हैं कि बहुत अच्छा सिलेबस डिजाइन किया। एक डॉक्टर है और एक प्रोफेसर है, दो दो प्रोफेसर है, बाकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अफराद ऐसे हैं जिनके नाम के साथ ना डॉक्टर है ना प्रोफेसर है, मिस्टर या मिस लिखा खाली। ये कौन लोग है भाई? जिसका नाम चाहे डाल दो बस, वो 2 टके का काम किया ना, बस ऐसे ही लोग मिलेंगे आपको। हद हो गई है। खैर, तो जो बुक, अब लाइन की डेफिनेशन गलत लिखी हुई है। पोइट्री सेक्शन स्टार्ट होता है एलिमेंट्स ऑफ पोइट्री, लाइन की डेफिनेशन गलत लिखी हुई है, डेफिनेशन ही नहीं लिखी हुई। वहां लाइन की डेफिनेशन क्या लिखी है? देखो लाइन की डेफिनेशन पेज नंबर 178, लाइन की डेफिनेशन क्या लिखी है? पोइट्री कंटेन्स लाइन्स, ये डेफिनेशन है, शायरी में लाइन्स होती हैं, ये डेफिनेशन है। तो भाई डेफिनेशन चाहिए, ओट की डेफिनेशन गलत लिखी है कि किसी इवेंट या पर्सन को ग्लोरीफाई करने के लिए हो, भाई नहीं, एड्रेस है, एड्रेस टू एन इनह्यूमन और इनएनिमेट ऑब्जेक्ट, ओट टू द नाइटिंगेल, किसको ग्लोरीफाई कर रहा है? किसी को भी नहीं। ओट टू द वेस्ट विंड, किसको ग्लोरीफाई कर रहा है? किसी को भी नहीं। नो, किसी इवेंट या किसी पर्सन को ग्लोरीफाई थोड़ी कर रहा होगा, ओट है भाई। तो ऐसे लोग किताब लिखेंगे तो ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है ना? नहीं बेटा, हम जैसे को तो मौका ही नहीं मिलता ना, क्योंकि हम लिखेंगे तो फिर वो क्वालिटी अलग होगी। नहीं, हम भी ना लिखें यार। देखो, इससे पहले वाली टेक्स्ट बुक जो थी माशाल्लाह, वो जब लिखनी थी, डिज़ाइन करनी थी, सिलेबस डिज़ाइन करना था, तो ब्रिटिश काउंसलेट गए थे। ब्रिटिश काउंसलेट जाकर जो इंग्लिश लैंग्वेज प्रमोशन ब्यूरो का चीफ था, इंग्लिश लैंग्वेज ब्यूरो का चीफ था वहाँ, जो अंग्रेज़ था, जिसका नाम था D.Y. मॉर्गन, उससे रिक्वेस्ट की गई थी। उसने लीड किया था पूरे पैनल को। उस पैनल में 7 प्रोफेसर्स थे यूनिवर्सिटीज़ के, जो उस पैनल लीडर D.Y. मॉर्गन के अंडर काम कर रहे थे। D.Y. मॉर्गन खुद अंग्रेज था, ब्रिटिश काउंसलेट का इंग्लिश लैंग्वेज प्रमोशन ब्यूरो का चीफ था। उसने इनकी सुपरविजन की थी प्रोफेसर्स की। तब वो जो है डिज़ाइन हुआ था सिलेबस, जिसमें एक भी ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं मिलेगी आपको, वो हटाकर ये शामिल किया गया। और मजे की बात, फर्स्ट ईयर में पहले शेक्सपियर भी था, अब फर्स्ट ईयर में इंग्लिश लिटरेचर से शेक्सपियर को निकाल के फेंका गया और शाह अब्दुल लतीफ भिठाई को डाला गया। शाह अब्दुल लतीफ भिठाई का इंग्लिश लिटरेचर से दूर दूर का वास्ता नहीं आना। अमेरिकन पोर्ट्स को दाखिल कर चलो, अमेरिकन पोर्ट्स बहरहाल वो अमेरिकन इंग्लिश लिटरेचर कहलाता है, इंग्लिश लिटरेचर तो वो भी नहीं कहलाता। लेकिन यार कम से कम इतना तो शर्म करो। सेकेंड ईयर की इंग्लिश के कंटेंट में पता क्या डाला उन्होंने? फैज अहमद फैज, बाबा फरीद, सच्चल सरमस्त और शाह लतीफ, ये इंग्लिश लिटरेचर है, इंग्लिश पोइट्री है, इनकी ट्रांसलेशंस डाली हैं। और पितरस बुखारी, और शर्म भी नहीं आती, इंग्लिश लिटरेचर कह रहे हैं फिर भी, हद हो गई है। बहरहाल, अच्छा भाई, ओड हो गया। एपिक, देखो बेटा, एपिक्स, एपिक जो है ये इंग्लिश पोइट्री में अगर देखा जाए तो सबसे कदीम सिंफ है, द ओल्डेस्ट, द एंशियंट मोस्ट जॉनरा, राइट। और इसमें कहा क्या गया है? एपिक, ये दास्तान गोई है। पुराने वक्तों में दास्तान जब लिखी जाती थी, तवील तवील दास्तानें, जैसे दुनिया में, दुनिया का सबसे पुराना शायर हमें जो मिलता है वो यूनानी है, ग्रीक, यूनान से ताल्लुक है उसका, ठीक है ना। और उसका नाम है होमर। होमर
अ ग्रीक पोएट, पोएट फिलोसोफर सब कुछ था ये। इसका नाम था होमर। होमर ने दास्तान लिखी है कदीम यूनानी किरदारों पर, जिनमें एक का नाम है इलियड और दूसरे का नाम है ओडिसे। ओडिसे वॉज द ग्रीक वॉरियर हीरो। उसके जंगी वाकयात और उसके जो एक्सप्लोरेशंस हैं और उसके ऊपर तवील दास्तान लिखी है, कई 100 पेजेस की, लेकिन नज्म की शक्ल में, लिरिकल पोइट्री की शक्ल में, लाइंस मिसरों की शक्ल में, ठीक है ना, राइट, ब्लैंक वर्ड्स में लिखी है। तो बाकायदा नज्म की शक्ल में दास्तान लिखी जाती थी, तवील दास्तान, ठीक है। तो उस जमाने से ये एपिक जो है ना, एपिक है ग्रीक वर्ड, तो तब से ये एपिक्स का सिलसिला चला। और इंग्लिश लिटरेचर में एक एपिक फॉलो की जाती थी जब इंग्लैंड में एंग्लो सैक्सन्स रहा करते थे और रोमन्स नहीं आए थे 6th सेंचुरी और उससे पहले, तो इंग्लिश लैंग्वेज तो वजूद में भी नहीं आई थी ना। तो एंग्लो सैक्सन डायलेक्ट में एक दास्तान पढ़ी जाती थी और उसका कैरेक्टर था बेओवुल्फ। दास्तान का नाम भी यही था, बेओवुल्फ। वो हीरोइक कैरेक्टर था और समंदर की जानिब से आने वाला जो ड्रैगन है, जो मुंह से आग निकालता है, तो बेओवुल्फ उस ड्रैगन का मुकाबला करता है, उसकी जंगें होती हैं ड्रैगन से और वो ड्रैगन को बिलाखिर शिकस्त देता है। तो ये एक तवील दास्तान थी जिसको वो पढ़ा करते थे और बेओवुल्फ को वो यानी अपना एक तरह से खुदा मानते थे, तो वो वही उनका रिलीजन था, तो एंग्लो सेक्सन्स का। तो ये दास्तान गोई जो है उस वक्त से है, एपिक थी वो भी। उसके बाद फिर इसको रिटन फॉर्म में लाया गया तकरीबन 14th सेंचुरी में, ठीक है ना। इसी तरह से इंग्लिश लिटरेचर में भी एपिक्स लिखी गई। फिर जॉन मिल्टन ने एपिक लिखी है पैराडाइज लॉस्ट, जिसमें आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम की पूरी दास्तान है कि कैसे वो जन्नत जन्नत में रहते थे, कैसे जन्नत से निकाले गए, कैसे शैतान ने बहकाया। ये पूरी पैराडाइज लॉस्ट जो है एक एपिक है, ठीक है ना। तो एपिक इंग्लिश लिटरेचर में भी लिखी गई। एपिक होती क्या है? एपिक जो है ये बेसिकली लॉन्ग नैरेटिव फॉर्म है। अब देखो इसमें भी लिरिकल लिखा हुआ है इन्होंने, है ना। मोस्टली कंपोज्ड, लिखा लिरिकल, शुक्र है नहीं लिखा। मोस्टली कंपोज्ड इन ब्लैंक वर्स। अच्छा, ब्लैंक वर्स कह लें या फ्री वर्स कह लें, एक ही बात, ठीक है। ज्यादातर ब्लैंक वर्स में लिखी जाती है, ठीक। इलियड एंड ओडिसे are the famous Greek epics written by Homer. In English literature, the most famous epic was written, the most famous epic, Paradise Lost. Epics कर दो, Paradise Lost by John Milton and uh, Fairy Queen. Fairy Queen by uh, Edmund Spenser.
इन इंग्लिश लिटरेचर द मोस्ट फेमस एपिक्स आर, यहाँ पे आर लिख लेना भैया, पैराडाइज लॉस्ट बाय जॉन मिल्टन एंड फेरी क्वीन बाय एडमंड स्पेंसर। ठीक है, ये एपिक की डेफिनेशन हो गई कंप्लीट 5 नंबर की। ये है एपिक यार। हाँ, बुक में तो एक ही सेंटेंस में कर दिया ना। एपिक इज अ लॉन्ग नैरेटिव पोम दैट टेल्स द हीरोइक एक्सप्लॉइट्स ऑफ, हाँ ये जुमला आप इजाफा कर सकते हैं, दैट इज आप कर सकते हैं। वैसे नैरेटिव कह दिया तो उसमें बाकी कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अच्छा जी, अब आइए इसके बाद हम आएंगे एलिमेंट्स ऑफ पोइट्री में। आगे जो हिस्सा है वो क्या है, फिगर्स ऑफ स्पीच, जिसे पोइटिक डिवाइसेस भी कहते हैं। हम एक एक करके वो स्टडी करेंगे, ठीक है, राइट।